अच्छा अब देखो बेटा, सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है कि लेट्स सपोज एक ऐसी लाइन होती है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अरे बेटा माइक बंद करो अपना। सिमेट्री आपके पास ये चीज होती है कि कोई एक ऐसी लाइन जो सबको बराबर से जो है ब्रेक कर दे, यानी कि बराबर से ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि सिमेट्री हमेशा एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो पूरे शेप को बराबर से दो हिस्सों में ब्रेक कर देती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास ये शेप है रेक्टेंगल का, तो इसमें ऐसी कितनी सिमेट्री की लाइन बना सकते हैं आप? इस वक्त आप यहाँ पे दो सिमेट्री की लाइन बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइन यहाँ बना सकते हैं आप, इस तरह के दोनों इससे बराबर से ब्रेक होगा। इसी तरह से एक लाइन आप यहाँ पर, इससे भी दो इससे बराबर ब्रेक होगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एक आपकी इक्विलेटरल आवाज आ क्या हुआ मेरी आवाज को? बहुत अटक अटक के आ रही है। मेरी आवाज बहुत डर लग रही है, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है? सर मेरी नहीं आवाज सर, मुझे भी थोड़ी स्लो आ रही है जी। कट मेरे पास भी हम सबकी आवाज अच्छी से आ रही है, पर आपकी नहीं आ रही, तो हाँ नेट किसका सही स्लो आ चल रही रहा है? है, आपका स्लो चल सही आ रही सर, ऑल्ट F4 दबा ठीक हो जाएगा। आप अब सही आ रही है? अब देखो बहुत ज्यादा है। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं जरा इसको जी सिस्टम पे सर, लेकर सही है। और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब साफ आ रही है आवाज? जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा अब देखते हैं जरा। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये एक शेप बनाया हमने ट्रायंगल, मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें कितनी सिमेट्री की लाइन बना सकते हो आप? तो एक सिमेट्री की लाइन तो आप यहाँ से बना सकते हो, तो इससे बराबर से ब्रेक हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखना ये। इसी तरीके से ये एक लाइन बन सकती है सिमेट्री की, और इसी तरीके से ये एक लाइन बन सकती है। इसको मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसी तरीके से लेट्स सपोज मैंने एक और ट्रायंगल लिया, ये इस वक्त है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है भाई? ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कितनी लाइन बन सकती हैं? इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल लाइन होगी, जो कि आ रही होगी यहाँ से, क्योंकि इसकी ये दोनों साइडें बराबर होंगी, तो एक ही लाइन होगी जिसको बीच से बराबर से ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो सिमेट्री यही होती है कि एक ऐसी लाइन होती है आपके पास, जो लाइन दो हिस्सों, दो चीजों को बराबर से ब्रेक कर देती है। ठीक है, उसको कहते हैं आप क्या? सिमेट्री। अच्छा अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि यार देखो, सिमेट्री तो समझना बहुत आसान होता है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री समझना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रोटेशनल सिमेट्री समझना थोड़ा डिफरेंट क्यों है? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज पॉलीगॉन से कनेक्टेड ये टॉपिक है ना। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखो बेटा, कोई रेगुलर शेप होगा ना, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वही उसकी और लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, इतनी ही उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब कैसे ये समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक आपके पास है लेट्स सपोज हेक्सागोन। हेक्सागोन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो उसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, तब भी आप ये बोलोगे सर कि हेक्सागोन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी हमारे पास क्या है? 6 है हेक्सागोन की लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार हमारे पास जो है एक डेकागोन है। डेकागोन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो होती हैं आपके पास 10। बात हो गई? डेकागोन की नंबर ऑफ साइड होती हैं वो होती है 10। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? तो डेकागोन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा, वो भी आपके पास क्या होती है? 10 होती है। ठीक है, तो कोई रेगुलर पॉलीगॉन का शेप होता है तो उसमें तो सेम इसी तरीके से होती है लाइन ऑफ सिमेट्री।
अब एक होती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या चीज़ है? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी शेप 360 के अंदर अपने जाविये में घूमता है और घूमने तक वो कितनी दफ़ा अपनी सेम सिचुएशन में रह सकता है। सेम सिचुएशन में किस तरह से? जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया। सर रोटेशनल सिमेट्री दोबारा बता दें, आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा, रोटेशन सिमेट्री बता रहा हूँ। देखो बेटा, रोटेशन सिमेट्री का मतलब है कि कोई भी शेप 360 तक घूमने में अपनी सिचुएशन में कितनी दफ़ा सेम रह सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, इसको गौर से देखते हैं। अब देखो, ये एक सिचुएशन बना दी मैंने, ये एक डायग्राम है, फ्लैग वाली डायग्राम है। अब मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है? ये इसमें पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल कि ये जो फ्लैग आपको नजर आ रहा है, ये वाला फ्लैग, पहला फ्लैग, ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाए, दूसरे फ्लैग को, सॉरी एक सेकेंड, ये जो फ्लैग है अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला फ्लैग उठ के यहाँ पे आ जाए और ये वाला फ्लैग उठ के हाँ यहाँ हो पे आ जाए सकता और ये है। वाला फ्लैग हो सकता है। तो यानी हाँ कि अगर घुमाएंगे तो ये जो मेन फ्लैग है इसको अपनी जगह तक वापस आने में कितनी दफा रुकना पड़ेगा? 3 दफा। दफा 3 दफा ना? तो इस पूरे शेप नहीं की सर, जो 2 दफा ना। पहले एक दफा यहाँ पे रुकेगा, फिर दूसरी दफा वहाँ। हाँ ये सही वहां सही पर सही। वहां 3 हो जाएंगे ना बेटा, रोटेशनल, ये कहलाती है इसकी क्या? हाँ रुकने वाला था। रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ये इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी है 3 रोटेशनल सिमेट्री। इसी तरह से जिसकी जैसे रेगुलर शेप है, हेक्सागोन है, हेक्सागोन की लाइनर सिमेट्री 6 है ना, तो इसकी अगर मैं पूछूं कि भाई रोटेशनल कितनी होगी, तो इसकी रोटेशनल भी जो है वो भी इसकी 6 होगी। इसी तरीके से डेकागोन है, डेकागोन की लाइनर सिमेट्री 10 है, तो इसकी रोटेशनल कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसकी रोटेशनल भी जो है वो भी कितनी होगी? 10 होगी। समझ आ रही बात? तो ये अलग अलग सिचुएशन है। तो अब सपोज करो यही डायग्राम है, इसी फ्लैग वाली डायग्राम को लेते हैं और इसी फ्लैग वाली डायग्राम में मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसमें जो एक फ्लैग है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का। अब मुझे बताओ इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? बताओ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी इसकी? मैं पूछ रहा हूँ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी नहीं, इसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 होगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेटा, देखो इस वक्त जब मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा तो यहाँ पे कोई और तो रेड कलर का झंडा है ही नहीं, तो इसको वापसी अपनी जगह पर आने के लिए इसको अगर सेम शेप रहना चाहिए, ऐसे घूमे के सेम शेप रहे, तो ये सेम शेप तभी रहेगा जब ये पहला जो लाल वाला झंडा है ये घूम के पूरी जगह से अपनी तरफ वापस आ जाए, तभी ये सेम रह सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं। जब इन झंडों में कलर नहीं हुआ था तब इनके अंदर डायमेंशन कुछ और हो सकती थी, लेकिन अभी जब मैंने किसी एक झंडे में कलर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वापसी अपनी जगह पर जब आएगा तो ये तभी सेम बन सकता है, अदरवाइज ये शेप सेम नहीं रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो जवाब सर पूरा 360 का रोटेशन होगा। जी, पूरा 360 का रोटेशन होना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि रोटेशनल सिमेट्री है कितनी, क्योंकि हर चीज का रोटेशन जो है वो 360 ही होता है, कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, जी सर। समझ में आ गई बात ये वाली? जी। अच्छा चलो, अब जरा देखते हैं। अब देखो रोटेशन सिमेट्री 2D शेप का, ये सारे 2D शेप्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, ये सारे 2D शेप्स हैं, तो इनका तो समझना बहुत थोड़ा सा करते हैं। उसके लिए 2 मिनट अच्छा अब देखो जरा, ये 2D शेप की डिस्कशन हो गई।
अब मैं जरा आपसे पूछूंगी भाई, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको 3D शेप दिखाता हूँ तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें, देखो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है। जो 3D शेप्स होते हैं वो मुझे बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ यहाँ बन जाए। हाँ भाई, ये 3D शेप समझ में आ रहा है? क्या बनाया मैंने ये? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अच्छा, अब क्यूबॉइड में देखो रोटेशनल सिमेट्री किस किस तरह से हो सकती है। एक तो ये होगी इसकी रोटेशनल सिमेट्री, जो लाइन बीच से पास होगी, ठीक है, इनके पूरे बीच से पास हो रही होगी लाइन। अबे ये क्या हुआ, ये कहाँ चला गया? ठीक है, एक रोटेशनल सिमेट्री होगी कि एक लाइन इनके बीच से पास हो रही होगी। एक रोटेशनल सिमेट्री होगी कि एक लाइन इसके टॉप से पास हो रही होगी। और कोई रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है इसके अंदर कि जब मैं इसको पूरा राउंडली 360 में घुमाऊं तो वो शेप सेम रहे? कभी भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक लाइन इसके यहाँ से पास हो सकती है और एक लाइन इसके यहाँ से पास हो सकती है। बोथ आर द टू लाइफ ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी तरीके से अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में कितनी लाइन हो सकती है? फिर दो तो ऐसी होंगी और फिर एक यूं करके होगी, जैसे टेढ़े में टेढ़े में एक कोई लाइन नोक नहीं। में से घुस के दूसरी नोक में से नहीं निकलेगी। नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं हो सकता था, नहीं नहीं नहीं, सिमेट्री वो तो रहेगी। आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ ये मैथ्स अलग है। हाँ, आपके की अलग है ना, आपकी लगता वाली मैच डिफरेंट है थोड़ी सी। ठीक है। कहाँ रहते हैं जी? पंजाब में जाके रह रहे हैं, पिंडियों में। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगली चीज क्या है? सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है? बेटा, सिमेट्री का मतलब होता है 2D शेप पे एक ऐसी पड़ी हुई लाइन जो दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। और रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन जिससे आप पूरी सिचुएशन को घुमा सकें। जैसे 2D शेप के लिए तो अलग बात है उसकी, रोटेशनल सिमेट्री की। 2D शेप का मतलब क्या है कि वो जो पूरी डायग्राम है वो 360 तक घूमने में कितनी दफा अपने शेप पे वापसी एडजस्ट हो सकती है, वो होती है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, वो है ना, क्या कहते हैं आपके पास, अल्लाह आपकी बख्शी। तो दूसरी बात आप मुझसे कह रहे हो रोटेशनल सिमेट्री की, यहाँ पे 3D शेप है। 3D शेप में एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी प्लेट लाइन होती है, प्लेन लाइन होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं इसको बेसिकली ना। ये एक ऐसी प्लेन लाइन होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक ऐसी प्लेन लाइन होती है जिसके जरिए पूरा शेप जो है बीच से कट के दो हिस्सों के अंदर मूव कर सकता है। इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। इसकी जो खासी अच्छी एग्जाम्पल है ना, वो ज़्यादातर वही देखकर समझ में आएगी। मैं देखता हूँ अगर कोई नोट्स वगैरह इसके उसमें पड़े हुए हैं जो कैम्ब्रिज ने अभी हमें प्रोवाइड किए थे, अगर उसके अंदर कोई सिमेट्री की कोई बड़ी अच्छी चीज़ पड़ी हुई है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ, वरना फिर मैं आपको इसके पास पेपर से ही दिखाऊंगा। सिमेट्री 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 कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें। नहीं 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 नहीं। नहीं, अभी इसमें कोई भी चीज़ अच्छी ऐसी नहीं पड़ेगी जिसमें मैं आपको सही से ना सिमेट्री बता सकूँ।
वैसे सिमेट्री की अच्छी एग्जांपल ये होती है कि अभी अगर हमारी क्लास हो रही होती है ना, तो हम उस पे होते क्लास में ना, तो वो ज़्यादा मैं आपको अच्छी एग्जांपल उसकी दे सकता था। कहीं भी इन्होंने मर्ज करके नहीं दी सिमेट्री। चलो खैर है, तो बड़ा मसला नहीं है, हम जब इसके पॉसिबल कर रहे होंगे तो तब देख लेंगे। चलो उन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाओ जो हम छोड़ के आए थे ना कल, उसी पे अब आगे चलते हैं और आगे उसकी सिमेट्री को देखते हैं कि क्या है इसकी सिमेट्री, क्या कब आई सिमेट्री। ये वाला सवाल तो हो सकता है ना, तीसरा सवाल, ये तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने किया हुआ भी है पहले। जी सर, हो सकता है। अच्छा, कुछ पार्ट बी पे आइए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पार्ट बी में दिस हेक्सागोन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ये 3 दफा अपने सेम शेप में रह सकता है। हाँ बिल्कुल रह सकता है, हमें साफ नजर भी आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक सेम बना हुआ है और यही घूम के इस तरफ आ गया, यही घूम के इस तरफ आ गया, ये पूरा एक शेप बना हुआ है हेक्सागोन। अच्छा, अगर ये घूमता है, ये नीचे की तरफ जाता है, तो ये 105 जो है वो यहाँ पे बनेगा, 105, और जेड वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये दोबारा घूमे तो ये वाला एंगल जेड का यहाँ चला जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा 105। क्या पूछ रहा है वो सवाल में आपसे, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल एंगल्स का सम कितना होगा इसके अंदर, कौन सा शेप है ये, हेक्सागोन है ना, कल हमने किया था ना हेक्सागोन का टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, 720 होगा। 720, 720। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें तमाम एंगल्स को प्लस करके उसके बराबर रख देते हैं, यानी कि इसमें 3 बार 105 आ रहा है और 3 बार जेड आ रहा है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 105 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जेड इज इक्वल टू 720। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 105 का मतलब हो गया 3 पंजे 15 प्लस 3z इज इक्वल टू 720, 3z इज इक्वल टू 720 माइनस का 315, और 3z कितना हो जाएगा बेटे, 405, डिवाइड करना बेटा, 135। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 135 आ गई। अब नीचे देखो, ये तो सिमिलर ट्रायंगल वाला सवाल है, सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन। इधर आओ, हाँ ये सवाल आया ना, इसमें देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ड्रॉ द लाइन ऑफ द सिमेट्री ऑन द डायग्राम। लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, देखो सब तरफ एक्स लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, एक्स 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 एक्स, एक वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ऑड एंगल है। तो आपको इसी से लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी होगी, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूँ तो वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्स यहाँ पर, ये सेम हिस्सा जो यहाँ पे बन रहा है राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे तो कतई नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री तो गलत बना दी मैंने। अगर मैं यहाँ से खींच देता तो भी गलत बन जाती, ये भी पॉसिबल नहीं था। अब मुझे खींचनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में खींचूंगा कहाँ से, यहाँ से, ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो इसमें तमाम जो ऊपर बने हुए 3 एंगल हैं एक्स के, वही नीचे भी बने हुए और बिल्कुल सेम सिचुएशन पे, और वाई का एंगल बीच से ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब आधा एंगल उधर जा रहा है, आधा एंगल इधर आ रहा है, तो ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की हो सकती है। बेटा समझ में आई वाली बात, बेटा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा शेप है, ये आपके पास था पॉलीगॉन, 7 साइडेड पॉलीगॉन। 7 साइडेड पॉलीगॉन का मतलब हो गया हेप्टागोन है। तो हेप्टागोन पे क्या होता है आपके पास, हेप्टागोन पे होता है 900, तमाम एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 900 होता है। अच्छा, अब हम सबको प्लस कर लेते हैं ना, कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स है, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। ठीक है, अब देखो y हमें पहले से गिवन दिया हुआ है, y कितना है, 126, 6x प्लस का 126 इज इक्वल टू 900। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी, कैसे निकलेगी भाई, 6x इज इक्वल टू 900 माइनस 126 कितना होता है बेटा, ये 774। 774। x इज इक्वल टू 774 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 129। 129। और ये वैल्यू आ गई x की। ये आ जा भाई, ये पॉलीगॉन का अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। ए बी और बी सी एक एडजेसेंट साइड्स है एक रेगुलर पॉलीगॉन की, यानी कि दो अलग अलग पॉलीगॉन है, एक ए बी सी का अलग पॉलीगॉन बनता है, एक डी बी सी का अलग पॉलीगॉन बनता है।
और ए बी और बी सी एक पॉलीगॉन से कनेक्ट है और डी बी और बी सी भी एक पॉलीगॉन से कनेक्ट है। ऐसा कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। कौन से वाली की साइड निकालने के लिए कह रहा है मुझसे? ए बी सी 140, ए बी और बी सी। अच्छा, इस वाले की साइड निकालने के लिए बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये बी सी की लाइन को आगे एक्सटेंड करें, एक्सटीरियर एंगल मिल सकता है यहाँ से आपको। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं इसे 180 से माइनस करूँगा 140 को, तो मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 40। और अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो उसके लिए मैं 360 डिवाइडेड बाय 40 कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास आ जाएंगी 4 9 36, n इज इक्वल टू 9, यानी कि टोटल 9 साइड्स होंगी। आगे देखिए सी बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन। अब उसने कहा कि भाई सी बी और बी डी भी एक एडजेसेंट साइड से है रेगुलर पॉलीगॉन की। अब वो यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट ए बी डी। अब वो कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है? ए बी डी का एंगल कैलकुलेट करना है। भाई अगर ये दोनों शेप सेम है तो अगर यहाँ पे एंगल जो बना था वो आपके पास 40 था, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल भी 40 ही होगा। तो 40 और 40 टोटल कितना हो जाएगा ए बी डी का एंगल अगर आपसे पूछेंगे? तो 40 प्लस 40 बिकम्स 80, ये हो गया 80। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला सवाल देखे जरा, मजेदार सवाल। क्या कह रहा है इसमें वो? इसमें कह रहा है वो कि इन द डायग्राम ए बी सी डी इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ए बी सी डी एक रेगुलर पॉलीगॉन का पार्ट है। ठीक है, इसमें कह रहा है हाउ मेनी साइड डज दिस पॉलीगॉन है, इसकी कितनी साइड होंगी। तो भाई आप बी को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करें, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल पता कर लें इसका। तो वो कैसे पता होगा? 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा ये? 15। 15 ना, ये भी लग रहा था 15 होगा। अच्छा, नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया बेटा? 24। 24, यानी कि इसकी 24 साइड है। अब नीचे अगले पार्ट में क्या कह रहा है वो आपसे? यहाँ पे वो कह रहा है ए बी पी क्यू इज अ पार्ट ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन। ए बी पी क्यू एक और पॉलीगॉन है ना। दिस पॉलीगॉन हैज 12 साइड्स। इसकी जो साइडें हैं ए बी पी क्यू वाले की वो 12 है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो एक काम करें बेटा, आप इसका एक्सटीरियर एंगल निकालें। ये देखें आपके पास 12 साइडों वाला पॉलीगॉन है। तो ये मैंने एक लाइन बनाई है ए से लेके बी तक की ना। ये ऊपर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये ऊपर वाले पॉलीगॉन से कनेक्टेड है, और नीचे वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये नीचे वाले पॉलीगॉन से कनेक्टेड होगा। तो अब देख लेते हैं जरा इसका ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है वो कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था कि एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करते हैं, 360 को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स से। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास? 12 है। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 12 या 36, तो 30 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये एक्सटीरियर एंगल आपके पास हो गया 30। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास ये वाला जो एंगल है ये आ रहा है 30, और ऊपर वाला जो एंगल है ये आपने निकाला था पहले ऑलरेडी 15 आ रहा था। तो ये पूरा एंगल चाहिए आपको एक्स के लिए। तो 30 प्लस 15 कितना हुआ भाई? 48। एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 45। हाँ बेटा, क्लियर है ये वाली बात? जी सर। चलो आगे चलते हैं। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी सबके एंगल दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो कर लोगे ना, एक्स की क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 360। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 360 लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 8 9 और 1 10, 10x इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। 36। x की वैल्यू 36 आ गई, ये तो हो गया। एक्सप्लेन बाय ए बी इज पैरेलल टू डीसी। देखो ये वही वाला रीजन है जो उस दिन हमने किया था कि ऊपर वाले जो ए बी और डीसी पैरेलल क्यों होगा इस क्वाड्रिलेटरल में। याद है ना आपको कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल साइड्स थी तो जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। देखो इसने कौन कौन सी लाइंस का नाम किया? ए बी और डीसी का। तो एक काम करो, एक ए बी की लाइन बनाओ, एक डीसी की लाइन बनाओ, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल गिरा दें, ये और ये कॉर्नर ए हो गया, ये कॉर्नर बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखो जरा ए का जो एंगल है वो ए का एंगल कितना है? ए का जो एंगल है वो एक्स है, तो एक्स तो मेरे पास हो गया 36। ठीक है, बी का एंगल है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करूंगा तो 72 हो जाएगा। इसी तरीके सी का एंगल कितना होगा? सी का एंगल कितना था? ये सी है और ये बी। 108।
108 ये हो गया 108। और ये इसका बताओ बेटा डी का 144। 144। अब देखो ये 108 है, ये 72 है, तो ये 108 यहाँ पे होगा, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा 108 प्लस 72 कितना हो जाएगा 180। 180। समझ में आई। इसी वजह से यहाँ पे सी का एंगल और डी का जो एंगल है वो दोनों एक दूसरे के आपस में एडजेसेंट है, दैट इज व्हाई दे इक्वल टू 180। सही है, तो इसीलिए दोनों लाइंस यहाँ पे पैरेलल है। अच्छा ये वाला सवाल देखो जरा, इसमें 3-4 किस्म की चीजें लग रही हैं। इसमें सिमेट्री लगा है, इसके अंदर और क्या क्या लग रहा है, तो वो भी लग रहा है, सिमिलर ट्रायंगल भी लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, सारे मंजन लगेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसके ऊपर वाला पार्ट करते हैं 135 वाला। उसने कहा सो दैट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज 135। तो इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, ऑक्टागोन है ना, तो 8 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करके बताना बेटा आयशा क्या आंसर आ रहा है। 135। आ रहा है 135। 135, तो ये तो शो हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्ट भी देखो, ए बी सी डी एक शेप बना हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ, तो ये आधा हिस्सा बना हुआ है आपके पास। इन द डायग्राम ए बी सी सी डी एंड डी आर 4 adjacent sides of the regular octagon. F A F B F C and F P C F meets B E at G. C F जो है मीट करेगा B E से कहाँ पे, G पे। C F, हाँ ये वाला पॉइंट दिया G पे। X निकालना है पहले, तो X निकालना है, ठीक है। ये किसके पार्ट है, सारे ऑक्टागोन के पार्ट है। इसका मतलब इसका हर एंगल जो होगा, ये वाला कॉर्नर, ये पूरा कॉर्नर और ये पूरा कॉर्नर, ये सारे के सारे 135 होंगे। ये वाला एंगल तो 135 हो गया। देखो बेटा ये रेगुलर शेप है ना, तो इसका मतलब सी से डी की लाइन और डी से ई की लाइन भी आपके पास सेम है। एक्स यहाँ बना हुआ है तो एक्स यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135। 180 माइनस 135 कितना होता है 45। 45। 45 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अगर आप, तो कितना हो जाएगा 22.5। 22.5, ठीक हो गया। x तो मिल गया आपको 22.5। अब जरा पार्ट y देख लें इसका। y कहाँ पर है भाई, y ये रहा, ये वाली पोजीशन पर है। अच्छा देखो ये पूरा जो एंगल है कॉर्नर का, ये वाला पूरा ऊपर सी का जो पूरा एंगल है, उसमें एक लाइन आ रही है सिमेट्री की, ये सी से एफ जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है जो बीच से ब्रेक कर रही है। तो इसका मतलब इस एंगल को बीच से तोड़ दिया जाएगा। तो एक एंगल पूरा 135 है, तो मैं सी के 2 हिस्से अगर बनाऊंगा, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, y निकालने के लिए 135 डिवाइडेड बाय 2 करो बेटा, जरा कितना होगा ये बताओ मुझे। 67.5। 67.5 ना, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई जो है वो बराबर है 67.5 के। इसमें तुम्हें y कैलकुलेट करना है, x तुम पहले ही निकाल चुके हो। 67.5 में से 22.5 माइनस कर दो तो y मिल जाएगा। y कितना हो गया 45। 45, ये हो गया जनाब 45, y भी मिल गया। तो अब अगला जो काम है तुम्हारे पास वो ये, क्या हुआ फिर से बताएं y कैसे निकला। भाई देखो ये पूरा कॉर्नर जो है, ये पूरा कॉर्नर यहाँ वाला कितना है 67.5 है ना, तो x प्लस वाई जो है वो 67.5 के बराबर हो गया, क्योंकि ये मैंने 135 पूरा था, इसको मैंने डिवाइड बाय 2 मार दिया, तो आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया, तो ये x प्लस वाई 67.5 हो गया। फिर मैंने x को इधर फेंका और उधर भेज के मैंने माइनस करा, x की वैल्यू 22.5 थी, वो माइनस किया तो 45 आ गया। तो सर ये क्या गिवन है 67.5। बेटा ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, ऊपर तो मेरे कर्सर तो देखो, सी का जो पूरा एंगल है वो 135 है ना, ये सी से एफ की लाइन बीच से ब्रेक कर रही है ना इसको, तो आप एंगल को 2 से डिवाइड नहीं करोगे, ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा अब देखो जेड का एंगल निकालना है आपको। जेड का एंगल कैसे निकलेगा जरा गौर करो। जेड से लेके बी, सॉरी एफ से लेके बी और एफ से लेके सी की लाइन बराबर है। एफ से सी के ये जो सी का कॉर्नर है इस तरफ वाला, इसका एंगल अभी आपने पहले वाले पार्ट में निकाला था 135 को 2 से डिवाइड करके, तो ये वाला एंगल 67.5 है।
अगर ये 67.5 है तो ये पूरा भी 67.5 होगा, क्योंकि दोनों पे ये बराबर का साइन लगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल बोलना सॉरी, इक्वल इन लेंथ है, सी से एफ और एफ से बी। तो उसका मतलब ये 67.5 है तो ये भी 67.5 होगा। तो ये इसका मतलब ऐसे निकलेगा 67.5 प्लस 67.5 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड निकालना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 135। जेड कितना आएगा बेटा? 45। जेड भी आ गया 45। अब कौन सा बचा? टी। टी का एंगल निकालना है। तो टी का एंगल कैसे निकलेगा भाई? भाई बहन, ठीक है। अच्छा ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 135। ये एंगल कैसे निकलेगा? 135 माइनस 67.5। ये बताओ ये वाला एंगल कितना? 67.5। 67.5। अब देखो बी से, हाँ टी भी वही होगा। एफ से बी और एफ से ए दोनों की लाइन बराबर है, तो इसका मतलब टी का एंगल भी यही होना है 67.5। राइट डाउन द स्पेशल नेम ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल BCEF। BCEF का स्पेशल नेम बताइए। BCEF कौन सा है? इसका कैसा शेप होगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम। वेरी गुड, ट्रेपीजियम है। सर क्वाड्रिलेटरल नहीं लिख सकते? हाँ मजे थोड़ी यार, उसने स्पेशल नेम, उसने क्वाड्रिलेटरल खुद लिख के दिया हुआ तुम्हें। सर तो ये काइट नहीं हो सकता। नहीं तो उसमें चीजें सवाल है ही ना पैदा नहीं होता। काइट तो ऐसा होता है भाई। अरे सर काइट में पतंग ऐसी ही होती है, आप उसको डी को ऊपर कर ले और एफ को नीचे, फिर काइट नहीं बनेगी। टी को ऊपर कर ले और एफ को नीचे कर ले, क्या बोल रहे? टी की तो मतलब बात ही नहीं हो रही। आप ये शेप अलग बात करें ना, DECF को अलग बात करें ना, तो ये काइट नहीं लग रही है। मैं आपको बता रहा हूँ काइट नहीं है। देखो इधर मेरी बात सुनो, ये वाई का एंगल कितना निकाला था तुमने? वाई वाई का एंगल निकला है 45। 45। और जेड का कितना निकला? जेड का भी 45 है। तो इसका मतलब ये वाला है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, तो पैरेलल लाइन होगी ना दोनों। जी है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन सिर्फ दो लाइंस का पेयर अगर पैरेलल होता है किसी टाइम किसी क्वाड्रेटर के अंदर, तो वो ट्रेपीजियम ही होता है ना। काइट तो नहीं हो सकती, काइट में तो कोई भी पैरेलल नहीं होती। उसके बाद आप अब बता रहे हैं, पहले बताना था ना, कंफ्यूज हो गए। आशय समझ में आया बेटा? जी सर आ गया। अच्छा, given that FC is equals to 10 सेंटीमीटर, F से C, या ये थोड़ा सा कचरा हुआ है, इसको मैं जरा रख के रहा। FC is equals to 10 सेंटीमीटर, F से C 10 है, ठीक है मान लिया भाई। उसने कहा भाई ये वाला 10 है तो आप बता दें कि 10 हो गया। C की मेरा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? कैलकुलेट CE। CE कहाँ? CE ये वाला है CE। पाइथागोरस नहीं लगेगा? नहीं पाइथागोरस नहीं लगेगा, सी ई निकालना है पाइथागोरस। अरे एक सेकेंड, हाँ पाइथागोरस लगेगा। देखो एफ से सी की लेंथ 10 है तो एफ से ई भी तो 10 है ना। ना तो ये तो कह रहा हूँ। सी ई निकालने के लिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ये होता है 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। 200 का जरा लेना, रूट लेना बच्चे। 14.14। 14.14 सी ई आ गया तुम्हारा। कैसे दिया? अच्छा दिया। बहुत फोर का अकलमंद हो। अब तो फोर ए का पार्ट स्टार देखो, कोई। 4 का पार्ट देखो। सी जी ई इज सिमिलर टू एफ जी बी। सी जी ई इज सिमिलर टू एफ जी बी। ये शो करके दिखाना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको? सिमिलर कैसे पता चलता है? ट्राइंगल की सिमिलरिटी शो करने के क्या तरीका होता है? आप उसके सारे एंगल्स बराबर कर देते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है। देखो एफ और जी तो पहले से तुम्हें पता है, वो तो सेम कर चुके हो ना। देखो एफ, ये वाई और जी दोनों सेम आए थे, वाई 45 था और जी भी 45 आया था। तो अब मैं अपना स्टेटमेंट शुरू करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लिखना है ना।
पहले मैं लिखता हूँ ECF का एंगल बराबर है CFB के। ये दोनों एंगल सेम होगा। अच्छा, अब ये वाली जो बात है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये हम पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं, जब भी तो हमने नाम इसका ट्रेपीजियम दिया था। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ वाला जो एंगल है और यहाँ वाला जो एंगल है वो भी सेम होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि CEB इज इक्वल टू FB और E, ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। और तीसरा जो है तुम्हारे पास अब जो बचा एंगल वो कौन सा वाला, ये वाला। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो जाए तो तीसरा भी ऑलरेडी सेम ही होता है, क्योंकि ये तो वर्टिकली ऑपोजिट ही दिया। इसका मकसद ये हुआ कि तुम्हारे पास जो है BG और F का जो एंगल है वो बराबर होगा किसके, CG और E के। ठीक है, तीनों एंगल सिमिलर होगा, इट मींस ट्राइंगल CGE is similar to triangle FGB। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई? तो सर इसका मतलब बस अगर आप साइड का रिलेशन मतलब एंगल्स का रिलेशन बता देंगे तो आंसर आ जाएगा, एग्जैक्टली। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही करना होगा।